Hello everyone, so this is me Akriti Mishra. Welcome back to my channel. So today we are going to start with the part 5 of this chapter. My name is Akriti Mishra and I do upload history class 11 CBSE chapters. I have uploaded videos from the beginning of time to the part 4 of this chapter, so do check them out. मैं शॉर्ट सेक्शन में कुछ हिस्टोरिकल किस्से, कहानियाँ, महान लोगों के बारे में जानकारियाँ एंड उसके साथ साथ जो हिस्ट्री चैप्टर्स होते हैं उनकी कुछ स्पेशल डिटेल्स को अपलोड करती हूँ, सो डू चेक देम आउट. I'm sure that history lovers are gonna love my short section. वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पार्ट 4 तक वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ चेक करिए, क्योंकि अगर मैं आगे का समझाने बैठूंगी तो हो सकता है आप रिलेट ना कर पाओ. तो अगर आपने पार्ट 4 तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो पार्ट 4 तक वीडियोस देख ली हैं. हर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है विद देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो डू चेक देम आउट. सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, द कोपरनिकन रेवोल्यूशन. अगर हम बात करें कोपरनिकस की तो ये मार्टिन लूथर के ही कंटेम्प्रेरी थे, यू कैन से दोस्त थे. अब जो पहले के क्रिश्चियंस होते थे वो बिलीव करते थे कि भाई अर्थ जो है वो मूव नहीं कर सकती एंड वो एक सिंफुल प्लेस है. क्यों मूव नहीं कर सकती है? क्योंकि उसने वजन ढो रखा है. किस चीज़ का वजन? ऑफ ऑल द सिंस विच ह्यूमंस हैव कमिटेड. कोई सेंस है इस बात का? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उनका मानना था कि अर्थ इसीलिए सेंटर में है, इसीलिए वो मूव नहीं कर पा रही है क्योंकि उसने वजन ढो रखा है उन सारे पापों का जो कि इंसानों ने कमिट कर रखा है. तो कोपरनिकस को ये चीज़ पता थी कि भाई ऐसा तो है नहीं. उन्हें पता था कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. उन्हें पता था कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. बट ही डिड नॉट टेल. इवन जब उनकी डेथ हो रही थी उन्होंने तब भी नहीं बताया. मतलब समझ लो इतना कहर था क्लर्जीमैन का, इतना कहर था चर्च का, इतना डर सा था कि लोग क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे थे, लोग बता भी नहीं पा रहे थे, लोग ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. गलत को गलत कहने में भी इंसान को डर लग रहा था. तो आप सोच सकते हो कि क्या माहौल था उस वक्त की. मतलब कोपरनिकस ने अपने डेथ बेड पर होते हुए भी नहीं बताया. तो कैसे पता चला हमें कि ये कोपरनिकस नहीं बताया? क्या, चलिए जानते हैं. तो कोपरनिकस एज आई टोल्ड कि बहुत अफ्रेड थे जो भी रिएक्शन आएगा उन सब से. इसी वजह से उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को दिया अपने फॉलोअर को. उस मैन्युस्क्रिप्ट में उन्होंने वो सारी थ्योरीज वगैरह लिखी थी जो कि प्रूव करती हैं कि कैसे जो अर्थ है वो सेंटर तो बिल्कुल भी नहीं है. एंड उन्होंने अपने फॉलोअर को दिया. बट उनके फॉलोअर भी इतने डरे हुए थे कि उन्होंने भी 50 साल बाद ये चीज़ बताई कि उस मैन्युस्क्रिप्ट में उन्होंने क्या लिखा है, यानी कि उनके मास्टर ने क्या लिखा है. एंड तब जाके ये चीज़ पता चली. हेवन एंड अर्थ का इवन डिफरेंस पता चला एंड बहुत सारी चीज़ें हमें जो नए नए साइंटिस्ट आ रहे थे उनकी वजह से पता चली. अब ऐसे ही हमें पता चला एक सन सेंटर्ड सिस्टम के बारे में जो कि केप्लर्स की कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री बताती थी. ठीक है. हमें पता चला कि कैसे जो सन है वो सेंटर है, क्योंकि जैसे कोपरनिकस का ये पता चला ना पूरा, वैसे ही और भी साइंटिस्ट आने लग गए, उन चीज़ों पे रिसर्च करने लग गए. एंड ऐसे केप्लर ने भी बताया कि हाँ भाई जो सन है वो सेंटर है एंड कैसे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड जो है रोटेट करते हैं, सर्कल में नहीं बल्कि एलिप्सिस में. और गैलीलियो ने भी इस चीज़ को कंफर्म करा अपने वर्क द मोशन में. एंड ऐसे ही हमें आगे जाके आइजैक न्यूटन की भी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन देखने को मिलती है. एप्पल वाला याद है ना, कैसे एप्पल गिरा था तो फिर उससे हमें देखने को मिला कि उसने ग्रेविटेशन के बारे में देन खोजना शुरू करा. तो हाँ, तो हमें कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक साइंटिफिक अवेयरनेस हमें देखने को मिल रही है. गैलीलियो बताते हैं कि जो बाइबल है वो ये तो हमें बता देता है कि कैसे, कि मतलब हेवन तक जाने का रास्ता क्या है. पर क्या हमें ये बताता है कि हेवन काम कैसे करता है? नहीं ना. ऐसे ही जो थिंकर्स थे उनकी नॉलेज से हमें पता चला कि वो अब ऐसे फालतू के जो भी चीज़ें उन्हें दिख रही हैं उस पे ही बिलीव नहीं करते थे. जो भी चीज़ें उन्हें बता दी जा रही हैं सिर्फ उन्हीं पे बिलीव नहीं करते थे. जब तक कि वो चीज़ ऑब्जर्व ना कर ले एंड जब तक कि वो एक्सपेरिमेंट्स ना कर ले और जब तक कि वो एक सही एविडेंस या प्रूफ ना देख लें. एंड साइंटिस्ट ने ना एक तरीका शो करा एक्सपेरिमेंट करने का, क्वेश्चन करने का, इन्वेस्टिगेट करने का. एंड इसी से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्सपैंड होते हुए देखने को मिले. मतलब कि जब आप किसी चीज़ को क्वेश्चन करते हो ना तो आपको सच मिल जाता है. वैसे ही जब ये लोग क्वेश्चन करने लगे तो ये तीनों सब्जेक्ट्स भी हमें एक्सपैंड होते हुए देखने को मिल गए. अब जो नॉन बिलीवर्स थे, यानी कि वो लोग जो कि गॉड पर बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने सोचा कि गॉड नहीं बल्कि नेचर है जो है, नेचर ने ही हमें क्रिएट करा है. एंड कुछ लोग जो कि गॉड पर बिलीव भी करते थे वो एक ऐसे गॉड पर बिलीव करते थे जो कि हमसे अलग है एंड उसने हमें भेजा है टू लिव फ्रीली.
उसने हमें कुछ बंधनों में नहीं बांधा, उसने हमें फ्रीली रहने के लिए भेजा है इधर। तो हम क्यों फालतू के इन सारे रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करके एक जगह बंध से जाए। एंड वो ये भी मानने लग गए कि वो जो गॉड है वो हमसे अलग है, उसने हमें भेज दिया एंड वो हमसे अलग है, तो इसलिए वो डायरेक्टली हमारी जो लिविंग है उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। वो उसने हमें लाइक भेज दिया है, अब वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो बिलीव भी करते थे वो लोग मानने लग गए। अब ऐसे जो आइडियाज थे उनको पॉपुलराइज किसने करा, उनको पॉपुलर किसने करा? तो कुछ साइंटिफिक सोसाइटीज का हमें फॉर्मेशन देखने को मिला था, एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिला था, जिन्होंने एक साइंटिफिक कल्चर को हम कह सकते हैं स्प्रेड करना शुरू कर दिया एंड इन सारे आइडियाज को भी स्प्रेड करना शुरू कर दिया। जैसे कि पेरिस अकेडमी हो गया या रॉयल सोसाइटी इन लंदन हो गया। इन्होंने नेचुरल नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करना, उसका प्रमोशन करना शुरू कर दिया। एंड ये लोग लेक्चर्स रखते थे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया करते थे एंड ये सारी चीज़ें। अब हम जानेंगे मेन मुद्दा कि क्या सही में यूरोपियन रेनेसाइंस हुआ था। तो अब तक हमने पूरा जान लिया ना, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो ये है, वॉज द यूरोपियन रेनेसाइंस इन द 14th सेंचुरी। तो हम कुछ आर्गुमेंट्स देखने वाले हैं कुछ स्कॉलर्स के जो कि मानते हैं कि नहीं हुआ था। मतलब हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया राइट, कि कैसे लाइक दिस होल चैप्टर वाज अबाउट द कल्चरल चेंजेस इन द 14th एंड 17th सेंचुरी। दिस होल चैप्टर वाज अबाउट, यू कैन से अबाउट रेनेसाइंस। एंड अब हमें ये बोला जा रहा है कि क्या रेनेसाइंस हुआ था? मतलब देख रहे हो। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि जो रीसेंट राइटर्स है पीटर बर्ग जो कि इंग्लैंड के हैं, उन्होंने बताया कि जो बर्कहार्ट है ना ये कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है। क्या एग्जैजरेट कर रहा है? The sharp difference between this period and the one that preceded it by using the term Renaissance। ये बता रहा है कि कैसे ना ये कुछ ज़्यादा ही अलग कर दे रहा है उन टाइम पीरियड को, कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके बता रहा है। ना तो इतना भी ज़्यादा ग्लूमी था मिडिल एजेस और ना ही इतना ज़्यादा अच्छा था जिसके बाद का एजेस था। This implies that Greek and Roman civilization were reborn at this time and that scholars and artists of this period substituted the pre-Christian world for the Christian one. Both arguments were exaggerated। तो बोला जा रहा था कि कैसे जो ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस हैं वो रिबॉर्न हो गई, जो स्कॉलर्स वगैरह थे उन्होंने जो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू था लोगों को उसको हटा दिया, लोगों को जो है जो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू था उसको हटा दिया। एंड ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बेसिकली जो दी जा रही हैं उसको उन्होंने एग्जैजरेटेड बताया पीटर बर्ग ने। जो स्कॉलर्स थे अर्लियर सेंचुरीज के वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीक एंड रोमन कल्चर से फेमिलियर थे एंड रिलीजन आगे भी लोगों के लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। तो अब तक हमने जो पढ़ा ना कि कैसे जो रिलीजन है लोग उससे थोड़ा अलग होने लग गए, थोड़ा अलग चीज़ों पे बिलीव करने लग गए, तो इतना भी ऐसा नहीं था जैसा हम लोग सोच रहे हैं। इन चीज़ों को थोड़ा एग्जैजरेट करके बताया था बर्कहार्ट ने, ऐसा पीटर बर्ग कह रहे हैं, हमें नहीं पता। To contrast the Renaissance as a period of dynamism and artistic creativity and the Middle Ages as a period of gloom and lack of development is an oversimplification। तो बोला जा रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर सिंप्लीफाई करके बताया जा रहा है कि कैसे जो मिडिल एजेस थे वो ग्लूमी थे, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था एंड कैसे रेनेसाइंस में इतना डेवलपमेंट हो गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं था। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि कैसे 12th एंड 13th सेंचुरी में भी डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ पे भी हमें रेनेसाइंस इटली में देखने को मिला था एंड 9th सेंचुरी में भी फ्रांस में हमें कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट देखने को मिला। यही बोला जा रहा है कि जो पूरा चैप्टर जिस चीज़ पे मेंशन था 14 से लेके 17 सेंचुरी तक, कि सिर्फ 14 से लेके 17 सेंचुरी तक ही डेवलपमेंट थी, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं, उससे पहले तो ग्लूमी ग्लूमी था सब कुछ। तो ऐसा नहीं है। 9th सेंचुरी में भी हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला एंड 12th एंड 13th सेंचुरी में भी हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला। The cultural changes in Europe at this time were not shaped only by the classical civilization of Rome and Greece। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो कल्चरल चेंजेस अगर हुए भी थे यूरोप में, वो सिर्फ ग्रीस या रोम की वजह से नहीं हुए थे, बल्कि जो एशिया से टेक्नोलॉजी आ रही थी उसकी वजह से भी हो रहे थे। जैसे कि एशिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हुआ, बट उसको तो इतना एम्फेसाइज नहीं करा गया इस चैप्टर में, राइट। मतलब हाँ प्रिंटिंग का बताया, बट जितना ये लोग ग्रीक एंड रोमन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उतना एम्फेसिस इन्होंने ये नहीं दिया कि हाँ एशिया की वजह से भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है। ये हिस्ट्री ना हमेशा यूरोप सेंट्रिक ही रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर कोई कल्चरल चेंजेस हुए भी थे तो उसका क्रेडिट आप सिर्फ ग्रीक एंड रोमन्स को नहीं दे सकते हो, आपको एशिया को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड वर्ल्ड बल्कि कनेक्ट ही इस वजह से हुआ बिकॉज नेविगेशन वगैरह हो रही थी, न्यू न्यू टेक्निक्स आ रही थी,
जिसने इन चीज़ों को पॉसिबल करा। एंड नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी एशिया से। इवन जो इस्लाम का एक्सपेंशन था, जो मंगोल कॉन्क्वेस्ट था, उसने भी एशिया, नॉर्थ अफ्रीका को यूरोप के साथ जोड़ा in terms of trade and learning skills. Not politically, but in terms of trade and learning skills. The Europeans learned not just from Greeks and Romans but from India. तो इसमें यही बोला जा रहा है कि सिर्फ ग्रीक्स एंड रोमन से ही नहीं सीखा था, बल्कि इंडिया से भी सीखा था, अरेबिया से भी सीखा था, ईरान से भी सीखा था, सेंट्रल एशिया और चाइना से भी सीखा था। तो ये जो डेट्स हैं, इनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया से कोई चीज़ सीखी है, इन सारी जगहों से कोई चीज़ सीखी है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा वो फैक्ट। तो ये चीज़ में बोली जा रही है कि दीज डेट्स वर नॉट एक्नॉलेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय तक इनको एक्नॉलेज नहीं करा गया व्हेन द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड टू बी रिटन। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जब हिस्ट्री लिखना शुरू हुआ था, तब तो लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उन्हें कुछ हेल्प मिली इस चीज़ में, या अरेबिया ईरान से भी मिली, नहीं। उन्होंने सिर्फ ग्रीक एंड रोमन इन्हीं के बारे में मेंशन करा। तो यहाँ पे बेसिकली यूरोप सेंट्रिक व्यू को क्रिटिसाइज करा गया है। एंड देन ये बोला गया कि एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो हमें देखने को मिला था, वो प्राइवेट एंड पब्लिक स्फेयर्स में देखने को मिला था। बिकॉज जो लाइफ थी वो धीरे धीरे सेपरेट हो रही थी। पब्लिक स्फेयर का मतलब था एरिया ऑफ गवर्नमेंट, और प्राइवेट स्फेयर का मतलब था फैमिली और पर्सनल रिलीजन। नॉट ओनली मेंबर ऑफ 3 ऑर्डर्स बट ऑल्सो अ पर्सन इन हिज ओन राइट। तो बेसिकली प्राइवेट स्फेयर में सिर्फ 3 ऑर्डर्स के ही मेंबर नहीं आते थे, बल्कि वो पर्सन भी आते थे जिनका अपने ऊपर राइट था। अब इसमें बोला जा रहा है कि आर्टिस्ट जो थे वो अब सिर्फ गिल्ड के मेंबर ही नहीं थे, बल्कि इंडिविजुअली भी जाने जाते थे। तो हाँ, कुछ चीज़ों पे एग्री करा जा रहा है कि हाँ भाई, कल्चरल चेंजेस हुए थे, बट इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। हाँ, प्राइवेट एंड पब्लिक स्फेयर में हमें एक काइंड ऑफ डिफरेंस देखने को मिल रहा था, सेपरेशन देखने को मिल रहा था। हाँ, हमें थोड़े बहुत डेवलपमेंट देखने को मिली, बट वो डेवलपमेंट देखने को मिली एशिया की वजह से, इंडिया की वजह से, अरेबिया की वजह से, चाइना की वजह से। उसको तो आपने बताया नहीं। और पहली बार रेनेसाइंस हुआ भी था, क्योंकि 13th सेंचुरी में तो हमें डेवलपमेंट देखने को मिली थी इटली में, 9th सेंचुरी में तो हमें फ्रांस में डेवलपमेंट देखने को मिली थी। तो आप कैसे श्योर हो सकते, रिवाइज कर लेते कि हमने क्या पढ़ा एग्जैक्टली। तो पीटरबर्ग के बारे में पढ़ा, जो कि बताते थे कि एग्जैजरेशन है। फिर पढ़ा कि ओवर सिंप्लीफिकेशन दी जा रही है कि मिडिल एजेस में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जबकि हुई थी डेवलपमेंट। 12th सेंचुरी में हुआ था, 13th सेंचुरी में हुआ था, और 9th सेंचुरी में हुआ था। फिर बताया जा रहा है कि अगर डेवलपमेंट हुई भी थी, कल्चरल चेंजेस हुए भी थे, तो उसका क्रेडिट सिर्फ आप ग्रीक और रोमन को नहीं दे सकते हो। उसका क्रेडिट आपको एशिया को देना पड़ेगा, इंडिया की टेक्नोलॉजी को देना पड़ेगा, चाइना के सिल्क को देना पड़ेगा, मंगोल कॉन्क्वेस्ट को देना पड़ेगा, इस्लाम के एक्सपेंशन को देना पड़ेगा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। शुरुआत में तो दिया ही नहीं जाता था, एक्नॉलेज ही नहीं करा जाता था, तो क्रेडिट तो दूर की बात है। तो यहाँ यही चीज़ें हमने पढ़ी पूरे चैप्टर में। आर्टिस्ट के बारे में जान लिया हमने, ह्यूमैनिस्ट के बारे में जान लिया हमने, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जान लिया हमने, कैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में जान लिया, कैसे लोग चर्च पर बिलीव करते थे, बट देन उसकी बचकानी थ्योरीज से कैसे वो लोग बचने लगे बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिस्ट कल्चर एंड बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। वो भी हमने जान लिया। तो यस, इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एज इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट वीडियोस लाइक दिस। बहुत मेहनत लगती है पीपीटीज वगैरह बनाने में, एंड देन वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में। सो इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज माई एफर्ट, कुड यू प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो। एंड अगर कोई आपको गलतियाँ दिखे वीडियोज़ में, तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। सो यस, डू वेट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।